जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जेएसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम्स का जो हम लोग प्रैक्टिस सेशन देख रहे हैं पीवाईक्यू का, आज सेट नंबर 5 है। बहुत अच्छा 10 सवाल निकाल के लाए हैं आपके लिए। देखिए, जितना भी हम सेट देखे हैं, ठीक है, उसमें से 10 से 12 सवाल ही हैं जो ठीक ठाक लेवल के हैं। बाकी जो सवाल है वो बिल्कुल एकदम लो लेवल का है, हर एक कोई उसको बना के आएगा। तो उनको करने से मेरे हिसाब से कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, आप उसको प्रैक्टिस में देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप खुद से सेट लगाए तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम उन्हीं सवालों को देख रहे हैं जिनका लेवल अच्छा है, जिनमें कंसेप्ट है। सिंप्लीफिकेशन के वो आसान सवाल, प्रॉफिट लॉस के वो आसान सवाल, कोई भी आसान सवाल जो सब बना सकता हो, उन सवालों को हम लोग यहाँ पे नहीं ले रहे हैं। बढ़िया सवाल है और हर एक सवाल में कुछ ना कुछ कंसेप्ट है। किसी में कैलकुलेशन है, किसी में डायरेक्ट कंसेप्ट है, किसी में बेसिक है। बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। तो देखिए, ये जो अपना अभी कोर्सेस लॉन्च हुए हैं, आप सबसे पहला बात कि कोर्स लेने से पहले ये श्योर हो जाइएगा कि आपको कोर्स लेना है कि नहीं लेना है, ठीक है। सबसे पहले आपके अंदर क्लैरिटी होना चाहिए। किसी भी तरीका का डाउट हो, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा 7909004902। देखिए, जो अभी हाल में हम लोग कोर्स लॉन्च किए हैं, ये 1 नंबर और 2 नंबर का, ठीक है, ये बिल्कुल फ्रेश है, ताज़ा है। मैथ्स प्लस रीजनिंग का है। ये न्यू बैच है, ये न्यू बैच है, ये न्यू बैच है, ये आपका नया वाला बैच है। और कैप्सूल सीरीज़ 2.0 बाय अभिषेक सर, ये भी बिल्कुल फ्रेश और नया बैच है, ठीक है। तो जिनको नया बैच लेना है आप ले सकते हैं। सारा का सारा डिटेल आपको फोकस स्टडी विद अभी ऐप पे मिल जाएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको ये दोनों ही बैच चाहिए, प्लस में पिछला वाला भी बैच चाहिए, तो मैथ प्लस रीजनिंग प्लस कैप्सूल सीरीज 2.0 प्लस पिछला वाला बैच, सारा का सारा आपको कंप्लीट डिटेल, ये बैच, ये जो आपका VOD है, ये आपका कंप्लीट हो गया है। ये भी आपको साथ मिल जाएगा। अगर आप ये कोर्स लेते हैं तो सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप मैथ रीजनिंग प्लस VOD लेना चाहते हैं तो ये भी अवेलेबल है। अगर आप झारखंड हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट में इंटरेस्टेड है, लगे हैं, तो भाई ये भी अवेलेबल है। उसके साथ अगर आपको रेलवे का बैच चाहिए तो ये भी अवेलेबल है। और सारा का सारा बैच आपको कहाँ मिलेगा? फोकस स्टडी विद अभी ऐप पे। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम पे भी है। और हाँ, टेलीग्राम से याद आया, टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इतना सा इन्फॉर्मेशन आपको देना था, क्योंकि हम हर एक प्रैक्टिस सेशन में आपको देते आए हैं। आपकी मर्जी, आप अगर इंटरेस्टेड है तो आप ले सकते हैं। अगर आपका बेस सही है, आप चीज़ों को समझते हैं, आप मैथ को समझते हैं, आप रीजनिंग को समझते हैं, आप जीके जीएस को समझते हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की आवश्यकता है। तो उन सभी के लिए प्रैक्टिस तो सबके लिए ज़रूरी है, इसीलिए हम लोग ये सेशन स्टार्ट किए हैं। और आपको पिछला लेक्चर में भी बताएं कि जैसे ही इसका 10 लेक्चर ख़त्म होगा, हम लोग चैलेंजर सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें बहुत अच्छा लेवल का सवाल रहेगा, हर एक तरीके का सवाल रहेगा और सारा का सारा नया सवाल रहेगा। तो अगर आप इस सीरीज़ का पहला लेक्चर एकदम पहला से स्टार्ट कीजिएगा, 1 नंबर से, जितना अभी तक हुआ है सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दिया हुआ है। नहीं तो आप चैनल पे कर लीजिएगा विजिट। चैनल का भी नाम फोकस स्टडी विद अभी है। यूट्यूब पे आप वहाँ जाके देख सकते हैं, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, सब कुछ आपको अवेलेबल है। अब बात करते हैं प्रैक्टिस का। तो भाई, प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले एकदम हाथ मुँह धो के बैठ जाइए आराम से और पेन पेपर लेके बैठिए। ऐसे मुंह उठा के मत देखिए, पेन पेपर लेके बैठिए और साथ क्वेश्चन को लगाना शुरू कीजिए। जैसे क्वेश्चन आता है, वीडियो को पॉज मारिए, क्वेश्चन को खुद से पढ़िए, थोड़ा टाइम दीजिए, समझिए क्या कहता है, कैसे बनेगा, हमसे बनेगा कि नहीं बनेगा। जब तक आप इन सब बिंदुओं पे विचार नहीं करेंगे, यकीन मानिए प्रैक्टिस अच्छा नहीं होगा। और प्रैक्टिस अच्छा नहीं होगा तो भाई पेपर भी अच्छा नहीं होगा। क्वेश्चन आसमान से नहीं आने वाला है,
अभी तक जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, इन्हीं के बीच से सवाल रहेगा। सवाल का डाटा हो सकता है चेंज रहे, कंसेप्ट वही रहेगा। ठीक है, पहला सवाल बहुत ही आसान है लेकिन कैलकुलेटिव है, और ये सवाल सिंपल इंटरेस्ट का है। ठीक है, कहता है कि रमेश लेंड रुपीज़ 1 लाख इन 4 पार्ट्स, ही gets 8% on rupees 20,000, 7.5% on rupees 40,000 and 8.5% on rupees 14,000. What percent interest does he get on remaining amount if his average annual इंटरेस्ट रेट इज 8.13%। अब रमेश जो है 1 लाख को 4 हिस्सा में बांट के जो है उधार दे देता है। 20,000 रुपया पे उसको 8% मिलता है, 40,000 रुपया पे 7.5% मिलता है, और 14,000 रुपया पे उसको 8.5% मिलता है। और बाकी रकम पर कहता है कि जो बाकी बचा उस पर कितना परसेंट इंटरेस्ट वो लेता है यदि उसका एवरेज इंटरेस्ट रेट 8.13 है। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि 1 लाख रुपया पे अगर 8.13% हम इंटरेस्ट लेते हैं तो क्या मेरा टोटल इंटरेस्ट साल में, टोटल इंटरेस्ट 8130 रुपये नहीं हो जाएगा? 1 लाख का 8.13% 8130 रुपया, मतलब 1 साल में टोटल उसको 8130 रुपया का इंटरेस्ट मिलता है, एवरेज सब पे मिला के। अब देखो, अब एक एक करके निकालो। 20,000 रुपया पे 8% का, तो भाई कितना मिलेगा? 8 दूना 1600, तो 20,000 रुपया पे उसको कितना इंटरेस्ट मिला सर? 1600 रुपया मिला। अगला 40,000 रुपया पर 7.5% के हिसाब से, तो 7.5 गुना 4 30, मतलब 3,000, मतलब 40,000 पे उसको 7.5% के हिसाब से 1 साल में 3,000 रुपया मिलेगा। ठीक है, और 14,000 रुपया पर उसको 8.5% मिलता है, तो भाई 14,000 का 8.5% कितना हो जाएगा? 14,000 का 8.5%, तो भाई अगर हम इसका 10% निकाल ले तो 1400, और उसमें अगर 1.5% हम घटा दें तो 8.5 पे पहुंच जाएंगे। तो देखो 10%, 1%, 140 और आधा 70, ऐसे करो 140 हो गया 1% और 70 हो गया आधा %, जोड़ दो 14 और 7 21, 210 रुपया घटाना होगा 1400 में। कैलकुलेशन को समझो, नहीं तो बड़ा सा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो 1400 में 200 गया 1200, 1200 में 10 गया 1190, मतलब 14,000 पर उसको 8.5% के हिसाब से 1190 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा। अब देखो कितना पैसा का हिसाब हो गया, दूसरा पेन से लिखते हैं। ठीक है, 20,000 और 40,000, 60,000 और 14,000, 74,000 का हिसाब हो गया। अब हमें निकालना है कि सर 26,000 रुपया को हम कौन सा रेट पे लगाए हैं, यही ना निकालना है भाई। 1 लाख में 74,000 का हिसाब हो गया, कितना बचा? 26,000 पे निकालेंगे, अभी निकालेंगे। सबसे पहले ये निकाल लेते हैं कि 26,000 रुपया पे हमको कितना इंटरेस्ट मिला है। तो भाई मेरे ये टोटल पैसा पे इंटरेस्ट है 8130 रुपया, और ये 3 रकम पे 1 लाख को 4 हिस्सा में बांटे हैं, उसमें से 3 हिस्सा का आपका इंटरेस्ट कितना है देख लीजिए, जोड़ लीजिए 0, 9, 6 और 1 7, 3 और 2 5, 5790 रुपया। अगर हम 5790 रुपया घटा दें तो देखो 0, 13 में 9 गया 4, यहाँ बचा 0, 10 में 7 गया 3, 7 में 5 गया 2, 2340 रुपया, 234 रुपया। तो भाई मेरे अब देखो, अब 26,000 पे हमको 1 साल में 2340 रुपया इंटरेस्ट मिलता है। देखो टेबल याद है, 26 9 234 नहीं होता है, मतलब 9% इंटरेस्ट मिलता है 26,000 रुपया पे। ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर हो गया। एकदम तोड़ के और आसानी से निकल गया ना, माथा पच्ची भी नहीं हुआ। हम लोग क्या किए, पहले देखें कि 1 लाख पे हमको एवरेज 8.13% इंटरेस्ट मिल रहा है 1 साल में। तो भाई 1 लाख का 8.13% कितना? 8130 रुपया। आप इसको ऐसे भी
निकाल सकते हैं 1,00,000 गुना 8.13/100 8130 रुपये आएगा। देखो परसेंटेज का कैलकुलेशन मैक्सिमम आपको माइंड में करना पड़ेगा, नहीं तो लंबा चौड़ा लिखना पड़ेगा। बहुत अच्छा सवाल है ये, जो कि JSSC द्वारा पूछा गया है, बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। उसके बाद हम लोग अब 20,000 का 8% 1600, 40,000 का 7.5%, तो 4 को अगर 7.5 से मल्टीप्लाई कर दे 30 होगा, मतलब 3,000 रुपया मिलेगा। उसके बाद 14,000 का 8.5% 1,190 रुपये हो गया, ठीक है। सबको जोड़े तो 5790 रुपया 3 रकम पर मिला, 20,000 पे, 40,000 पे और 14,000 पे। कितना बच गया? तो सर 26,000 बच गया। अब 26,000 पे हमको कितना इंटरेस्ट मिला? तो टोटल में इन तीनों के सम को घटा दिए, 2340 रुपया मिला, ठीक है। अब ये निकालना है कि 2340 26,000 का कितना परसेंट है, तो 26 9 234 मतलब 9%। कहानी खत्म हो गया, सीधा आपका 9% उत्तर होगा। दूसरा सवाल देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस का एकदम आसान सवाल है। पूरा का पूरा हाइट एंड डिस्टेंस ना बहुत ही आसान है, और हम लोग रेशियो मेथड से सारे के सारे सवाल को उड़ा देते हैं। हाँ, जो आइडेंटिटी वाला सवाल है जिसका उत्तर साइन कोस टेन कोसेक कोट सेक में दिया रहता है, उनको तो सोल्व करना पड़ेगा। बाकी का बाकी सवाल आप जो है रेशियो से उड़ा सकते हैं। इस सवाल को ध्यान से देखिए, कहता है कि द हाइट्स ऑफ 2 चिमनीज आर 20 मीटर एंड 14 मीटर एंड देयर एंड्स आर कनेक्टेड बाय अ स्ट्रॉन्ग सीमलेस वायर। इफ द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर। वायर का लेंथ आपसे पूछा है, और जो वायर है ना वो बिल्कुल टाइट है, कहीं भी लूज नहीं है। अब देखो जी, दो यहाँ पे चिमनी है, ऐसे खड़ा है, ठीक है। एक का हाइट है 20 मीटर, इसका हाइट है 20 मीटर, और एक इससे छोटा है जिसका हाइट है 14 मीटर। दोनों ये है आपका 14 मीटर, ठीक है। और दोनों का जो सिरा है, ऊपरी सिरा, यहाँ से यहाँ एक तार से ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है, तार से ऐसे जुड़ा हुआ है, और ये तार जो है ना जमीन के साथ ऐसे 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। बोला कि तार का लंबाई, इस तार का लेंथ कितना है, ये तार का लेंथ कितना है यहाँ से यहाँ, ये हमसे पूछा है। देखना कि रेशियो का यूज़ करके बिना 10 कोट लगाए कैसे उत्तर आता है। एक बात बताओ, अगर यहाँ से यहाँ 14 मीटर है तो आप कहेंगे सर यहाँ से भी यहाँ 14 मीटर है। बोले सर बिल्कुल सही बात है, ये पूरा 20 है और यहाँ से यहाँ 14 है, तो ये आपका 6 मीटर है। बोले सर सही बात है, ये आपका क्या है, 6 मीटर है। अब देखो ध्यान से, आपको रेशियो का ज्ञान दे देते हैं फिर से। राइट एंगल ट्रायंगल में देखो, राइट एंगल ट्रायंगल में बस आपको 60 और 30 ही तो याद रखना है, 60 और 30 ही तो याद रखना है, ठीक है। ये 90 डिग्री है, ये 30 है और ये 60 है, ठीक है। तो भाई 60 के सामने देखो 30 के सामने 1 और 60 के सामने क्या होता है, √3। देखो 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, अगर हम यहाँ से देखें 10 लगा के तो 1/√3। तो भाई 60 के सामने वाला भुजा का अनुपात √3, 30 के सामने वाला भुजा का अनुपात 1। तो भाई ये मेरा जो हाइपोटेनस है ये पाइथागोरस थ्योरम से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब इसका रेशियो याद रखना है 1:√3:2, ठीक है। ये आपको याद रखना है 1√3:2। आपको हमेशा याद रखना है कि 30 के सामने √3, 60 के सामने √3, 30 के सामने 1, और हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम से √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, जोड़ दीजिए 4, √4 मतलब 2। ये याद रखना है। अब आप ध्यान से देखो, ये जो 6 दिया हुआ है, क्या ये 1 का वैल्यू नहीं है? अगर 1 का वैल्यू 6 है तो भाई 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 मीटर, और 12 मीटर आपका सीधा उत्तर हो जाएगा। अगर हमसे ये चीज़ पूछ देता कि दोनों के आधार के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो भाई 1 का वैल्यू 6 मीटर है तो √3 का वैल्यू 6√3 मीटर हो जाएगा। और ये आपका देखो सब कुछ आ गया, और ये हमसे पूछा है तो ये कितना हो जाएगा, 12 मीटर। सीधा क्या हो गया उत्तर। यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे कितना 60 होगा, और यहाँ पे कितना 90 होगा। देखो ये 60 के सामने √3, 30 के सामने 1, और इसी 1 का वैल्यू दिया है 6, तो भाई यहाँ पे कितना होता है 2 का वैल्यू कितना, 6 दूना 12,
मीटर, सीधा उत्तर। कुछ नहीं करना है, बिना फिगर बनाए, अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा हो गया, पकड़ अच्छा हो गया ना, तो बिना फिगर बनाए आप उत्तर ठोक सकते हैं। इस सवाल को देखिए, आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। कहता है कि द बेस ऑफ अ ट्रेंगुलर फील्ड इज 4 टाइम इट्स हाइट इफ द कॉस्ट ऑफ प्लोइंग द फील्ड इज ₹1152 एट द रेट ऑफ ₹36 पर हेक्टेयर, फाइंड इट्स बेस एंड हाइट्स। बेस और हाइट्स दोनों बोला है। अब देखो जरा सवाल को एक बार पढ़ लो ध्यान से। कहता है कि आधार जो है ना वो ऊंचाई से 4 गुना है, ऊंचाई का 4 गुना इसका आधार है, ठीक है। ऊंचाई का 4 गुना इसका आधार है और हमसे आधार और ऊंचाई दोनों पूछा है। तो सबसे पहले जो पहला कंडीशन दिखा उसको ऑप्शन में सेटिस्फाई करवा के देखो क्या ऑप्शन देता है एग्जामिनर। तो H फॉर हाइट, B फॉर बेस, हाइट बेस, हाइट बेस, हाइट बेस। तो सर आधार जो आधार है ना वो ऊंचाई का 4 गुना, तो भाई यहाँ पे ऊंचाई 400 है, 400 का 4 गुना 1600, ये हो सकता है। यहाँ पे आधार आपका हाइट आपका 200 मीटर है, 200 का 4 गुना 800, ये हो सकता है। यहाँ पे हाइट मेरा 1600 है, तो 1600 का 4 गुना 6400 होना चाहिए, ये तो 1/4 है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे हाइट मेरा 800 है, तो 800 का 4 गुना 3200 होना चाहिए, ये 1/4 है। तो देखो एग्जामिनर खुद बोला है कि 2 ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर लो, कर दिए 2 ऑप्शन, अब बचा 2 ऑप्शन। अब देखो, अब एक बात समझो, सबसे पहले ये निकालो कि जो खेत है वो कितना हेक्टेयर का है। कैसे निकलेगा? तो पूरा खेत जुताई का कीमत 1152 रुपया है और 1 हेक्टेयर लंबा और 1 हेक्टेयर चौड़ा खेत जोतने का जो खर्चा है वो 36 रुपया है। तो अगर 1152 को 36 से भागा दे दे, 1152 को अगर 36 से भागा दे दें तो कितना हेक्टेयर खेत है ये निकल के आ जाएगा। जैसे कि 1 हेक्टेयर लंबा और 1 हेक्टेयर चौड़ा जोतने का कीमत है 36 रुपया। तो सर कितना हेक्टेयर जोते हैं कि हम 1152 रुपये दिए हैं? तो भाई सबसे पहले 1152 को भाग लगा दो 36 से, तो निकल के आ जाएगा खेत का क्षेत्रफल कितना हेक्टेयर है। कितना बार में कटेगा? तो भाई मेरे कितना बार में कटेगा? 18 से अगर हम काटे और अगर 36 से हम काटे तो 36 दिया 108, 36 दिया 108 और बचा 7, 36 दूना 72, मतलब ये 32 हेक्टेयर जो है खेत हम जुताए हैं। अब एक बात यहाँ समझ लो कि ऑप्शन ना मीटर में दिया है तो हेक्टेयर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो आपको याद रखना है कि 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। 10,000 मीटर स्क्वायर मतलब जो मेरा टोटल खेत का एरिया है मीटर स्क्वायर में, 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर, मतलब खेत का जो क्षेत्रफल है वो 32 पे 40 मीटर स्क्वायर है, मतलब 3,20,000 मीटर स्क्वायर मेरा खेत का क्षेत्रफल है। अब देखो खेत का ऊंचाई और आधार दोनों दिया हुआ है। बोला है कि भाई मेरे बोला है कि जो है आधार है ऊंचाई का 4 गुना है। तो अगर हम ऊंचाई को, पहला बात त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अगर आधार और ऊंचाई आपके पास है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर बोला है कि आधार ऊंचाई का 4 गुना है, अगर ऊंचाई x है तो हाइट में तो बेस मेरा कितना होगा 4x होगा। इसी का वैल्यू ना 32,000 मीटर स्क्वायर है भाई मेरे। तो देखो 2 दूना 4 और 2 से काट दो 16 पे 40। अब आप देख लो कि कौन सा ऑप्शन जो है इस कैलकुलेशन को सेटिस्फाई करेगा, कौन सा ऑप्शन जो है इस कैलकुलेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो भाई मेरे 16 दूना 32, ऑप्शन नंबर ए मेरा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। एकदम आसान सवाल था, 2-3 छोटा जानकारी था इसमें कि 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर, ये आपको याद रखना होगा।
ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, तभी ये सवाल बनेगा, क्योंकि जानकारी हेक्टेयर में दिया है और पूछा है मीटर में। ठीक है, ये सवाल समझ में आया आपको? कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो ये चीज़ याद रखिएगा, फिर आपका सवाल बहुत आसान है। ट्रिगो का बहुत ही आसान सा सवाल है। कहता है कि इफ़ साइन एक्स प्लस कोस एक्स बराबर एम एंड सेक एक्स प्लस कोसेक एक्स बराबर एन, देन द वैल्यू ऑफ एम स्क्वायर इंटू एन इज। आप समझ सकते हैं कि हम आपको वो सवाल करवा रहे हैं जो सबसे मुश्किल था एग्ज़ाम में। अब उस सवाल का आप लेवल देख लीजिए कि कितना आसान है, और जो भी हम लोग अभी क्लास ले रहे हैं कोर्स में, बहुत ही अच्छा लेवल मेंटेन कर रहे हैं। मतलब किसी भी तरीका का सवाल आएगा आप उस सवाल को घुमा सकते हैं। तो एक भी सवाल अभी तक आपको बाहर नहीं दिखेगा, आप खुद से आप प्रैक्टिस सेट लगा लीजिएगा। हाँ, जैसे तैसे सेट लगाइएगा तो सवाल भी आपको जैसे तैसे मिलेगा। ऑथेंटिक सोर्स से सेट लगाइए, ठीक है, सही चीज़ आपको मिलेगा। तो यहाँ पे साइन एक्स और कोसेक्स का वैल्यू m दिया है, सेक एक्स और कोसेक एक्स का वैल्यू जो है n दिया है। अब इस सवाल को हम वैल्यू पुटिंग से कर लेंगे बहुत ही आसानी से, बेसिक से भी हम कर सकते हैं, वैल्यू पुटिंग से जल्दी होगा। अब देखो, जहाँ मामला साइन कोस में है वहाँ हम 0 और 90 तो पुट कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ सेक और कोसेक में है, तो सेक और कोसेक में सेक 90 इनफाइनाइट होता है और कोस 0 इनफाइनाइट होता है। तो 90 और 0 का वैल्यू पुट करने का तो संभावना गया, 45 डिग्री रखो बीच वाला। अगर आप x बराबर 45 डिग्री रख देते हो, x बराबर 45 डिग्री रख देते हो, ये चीज़ समझना, बात को बहुत ही लॉजिकली आपको समझा रहे हैं, समझिएगा। x बराबर 45 डिग्री रख देते हैं तो साइन और कोस में 45 कितना 1/√2, तो 1/√2 यहाँ पे 1/√2 प्लस 1/√2 बराबर क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। ठीक है, समझना बात को। और सेक और कोसेक में 45√2, मतलब ये √2 प्लस ये √2 बराबर क्या आ जाएगा सर, n आ जाएगा। तो यहाँ से m का वैल्यू आ गया और यहाँ से n का वैल्यू आ गया। यहाँ से √2 2√2 बराबर n आया, और यहाँ से 1/√2 क्या होगा 2/√2 बराबर क्या आया, n आया। इसको और सॉल्व कर सकते हैं, अगर ऊपर नीचे से हम √2 से मल्टीप्लाई कर दे तो सर ये तो आपका कट जाएगा, n का वैल्यू क्या आ जाएगा, सिर्फ √2, यही ना आ जाएगा, यही आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, हमसे पूछा है m स्क्वायर इंटू n, m स्क्वायर इंटू n। जरा ध्यान से देखो, m स्क्वायर इंटू n, तो बाबू रे m स्क्वायर क्या है, मतलब √2 का स्क्वायर 2 इंटू n 2√2, ये मेरा क्या हो गया 4√2। अब देखो ऑप्शन में तो आपको 4√2 नहीं दिख रहा है, ऑप्शन में तो m और n से है, बहुत ऑप्शन को बहुत अच्छा से सजा दिया है। अब जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, 4√2 को हम क्या लिख सकते हैं, 4√2 को हम क्या लिख सकते हैं, 4√2 को हम लिख सकते हैं 2√2 प्लस 2√2। बोले सर सही बात है, 2√2 प्लस 2√2 क्या हो जाएगा, 4√2 हो जाएगा। अब आप जरा ऑप्शन को ध्यान, हम कुछ गलत नहीं ना लिखे भाई, नहीं ठीक सही लिखे हैं। 4√2 को हम 2√2 प्लस 2√2 ये चीज़ इसमें ब्रेक कर सकते हैं। अब देखो ऑप्शन के पास कैसे पहुंचते हैं, बहुत आराम से समझा रहे हैं, समझना, प्रैक्टिस में टाइम देना चाहिए, ठीक है, एग्जाम में तभी आपका समय कम लगेगा। अब देखो 2√2 किसका वैल्यू है, n का वैल्यू है, मतलब ये हो जाएगा n प्लस √2 किसका वैल्यू है, n का, सॉरी ये m का वैल्यू है, और 2 मतलब 2m प्लस n, किधर है 2m प्लस n, ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर। जरा सा भी समस्या नहीं हुआ होगा, एक बार फिर से समझ लीजिए जो नहीं समझे, हो सकता है कुछ लोग नहीं समझे होंगे। देखो भाई
समझना है तो आपको ध्यान देना होगा। हम क्या किए, x का वैल्यू 45 डिग्री रख दिए, तो यहाँ से 1/√2 1/√2 ये हो गया 2/√2 और 2/√2 को ऊपर नीचे रेशनलाइज किए तो आया √2, किसका वैल्यू आया m, n का वैल्यू यहाँ पे 2√2 आया बराबर n। अब जो पूछा है उसको निकाल लेते हैं, m² × n, m² तो √2 का स्क्वायर 2 × n 2√2 यही ना पूछा है, बराबर कितना हो गया 4√2। अब देखो 4√2 को हम क्या इसको ब्रेक कर सकते हैं, 2√2 + 2√2 बोले सर कर सकते हैं, और 2√2 किसका वैल्यू है, n का वैल्यू है, प्लस √2 किसका वैल्यू है, m का, साथ में 2 गुना है कर दिए, तो 2m + n उत्तर हो गया आपका। ऑप्शन को सजाया है बहुत अच्छा। बोट स्ट्रीम से सवाल है, बोट स्ट्रीम से बहुत अच्छा सवाल बनता है, लेकिन इस लेवल का सवाल एग्जाम में आया हुआ है, बहुत सारा सवाल है, बहुत सारा मतलब 100-150 नहीं है, 7-8 सवाल है, ठीक है। कहता है कि अ बोट कवर्स 9 किलोमीटर इन 3 आवर्स अप स्ट्रीम एंड 1 किलोमीटर इन 10 मिनट्स डाउन स्ट्रीम। इफ द बोट ट्रेवल्स इन स्टिल वाटर व्हाट डिस्टेंस इन किलोमीटर विल इट कवर इन 5 आवर्स। अब देखो यहाँ बात को समझो, एक नाव जो है 3 घंटा में 9 किलोमीटर जाता है, ऊर्ध्व प्रवाह। भाई ऊर्ध्व प्रवाह और अनुप्रवाह क्या होता है, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्या होता है। देखो अप स्ट्रीम का मतलब है कि आप धारा के विपरीत जा रहे हैं, मतलब इधर से नदी बह रही है और आप इसके खिलाफ जा रहे हैं, और डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है जिधर नदी बह रहा है उधर ही आप जा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से सुनो, अगर ये 9 किलोमीटर जाता है 3 घंटा में, तो भाई इनका स्पीड क्या हो गया, तो सर इनका स्पीड हो गया यहाँ पे 3 किलोमीटर पर आवर, यही हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो 10 मिनट में जाता है 1 किलोमीटर, बात को समझना, 10 मिनट में जाता है 1 किलोमीटर, तो भाई 1 घंटा में कितना जाएगा 6 किलोमीटर, तो यहाँ पे स्पीड कितना हो गया 6 किलोमीटर पर आवर। तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना हो गया 3 किलोमीटर और 6 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ से अगर हमें बोट का स्पीड निकालना है, तो करना कुछ नहीं है, 6 3 9 इनको जोड़ो, 9 को 2 से भागा दो, मतलब 4.5 किलोमीटर पर आवर, 4.5 किलोमीटर पर आवर, 4.5 किलोमीटर पर आवर। ये नाव का स्पीड हो गया, अब यहाँ पे अगर पानी का स्पीड पूछेगा तो नाव का स्पीड है 4.5 किलोमीटर, ठीक है, और यहाँ पे नाव 3 किलोमीटर के स्पीड से जा रहा है, मतलब पानी 1.5 किलोमीटर के स्पीड से रोक रहा है, तो भाई वाटर का स्पीड कितना हो गया 1.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब हमसे पूछता है कि अगर पानी नाव जो है शांत जल में चलती है, तो भाई शांत जल में चलती है मतलब वाटर का स्पीड कुछ नहीं है, 0 है, तो नाव जो है अपना स्पीड से उड़ेगी। तो अगर यहाँ पे बोट का स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है, 4.5 किलोमीटर पर आवर, तो 5 घंटा में कितना कवर करेगा, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, 5 × 4.5, तो 5 × 20 और 2.5 22.5 किलोमीटर 5 घंटा में कवर करेगी। ऑप्शन नंबर बी डी आपका उत्तर हो गया, 22.5 किलोमीटर। सिंपल सवाल है, सिंपल सा उत्तर दिए, टेंशन क्यों लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ में नहीं आया होगा आपको कि सर आप इसको निकाले, इसको जोड़ के 2 से भागा दे दिए, लाजमी है, नहीं समझ में आया होगा, थोड़ा समझा देते हैं, ध्यान से समझना। देखो मान लो कि नाव का स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और पानी का स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। तो जब आप जो है पानी के खिलाफ जाएंगे तो पानी आपको अपना स्पीड से धकेलेगा ना भाई, और जब आप पानी के साथ जाएंगे तो पानी आपकी गति को बढ़ा देगा, उसमें पानी का भी गति जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे जो अप स्ट्रीम स्पीड है वो है आपका 9 घंटा में 9 किलोमीटर जाते हैं 3 घंटा में, तो 1 घंटा में कितना जाएंगे 3 किलोमीटर, तो यहाँ पे 3 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। और
स्ट्रीम, जब हम धारा के साथ जा रहे हैं, देखो साथ जा रहे हैं तो स्पीड जुट जा रहा है, और जब धारा के खिलाफ जा रहे हैं तो धारा हमको ढकेलेगी, मतलब धारा का जो स्पीड होगा उस स्पीड को घटा देगी नाव के स्पीड में, ठीक है। तो यहाँ पे जाता है 10 मिनट में 1 किलोमीटर, मतलब 1 घंटा में 6 किलोमीटर। देखो इसको जोड़ दो ध्यान से, ठीक है। कट कुट आ गया, 2x बराबर 9, x बराबर 9/2 किलोमीटर पर आवर। x किसका स्पीड है? बोट का स्पीड है। अब जी 5 घंटा में कितना, तो भाई दूरी बराबर 4 गुना समय, तो 9/2 गुना 5, 22.5 किलोमीटर। जो मर्जी हो आप करिए, कैलकुलेशन एकदम आसान होता है इसमें, ठीक है। ये बात को देखिए, इसी को कहते हैं कि घुमा के कान पकड़ना। सवाल निहायत ही आसान है, लेकिन भाषा को थोड़ा सा घुमा दिया है, ज़्यादा नहीं। कहता है कि O इज़ अ पॉइंट on the straight line AB, line OC has been drawn which is coincident with OB और OA, ठीक है। नोट होगा ना, 1 मिनट, कुछ गलत लिखे ना, विच इज़ नॉट, सही बात है, विच इज़ नॉट, यहाँ पे विच इज़ नॉट होगा, विच इज़ नॉट कोइंसिडेंट विथ OB और OA। इफ एंगल BOC इज 1/4 ऑफ एंगल AOC, देन एंगल BOC इज व्हाट। सरल रेखा AB पर O एक बिंदु है, तो पढ़ते जाइए लिखते जाइए। ये आपका AB है, ठीक है, बहुत आसान है। कहीं पे O हमारा एक बिंदु है, ठीक है। एक रेखा OC खींचा गया, OC हम एक लाइन खींचेंगे जो OB अथवा OA की संपाती नहीं है, पैरेलल नहीं है। पैरेलल नहीं है तो क्या होगा, ऐसे होगा या ऐसे होगा, ठीक है। ये मेरा OC है, ठीक है। कहता है कि यदि BOC AOC की 1/4 है, BOC AOC का 1/4 है, अगर ये 4 है तो इसका 1/4 कितना, ये 1 होगा। BOC जो है AOC का 1/4 है, अगर ये 4 है तो ये मेरा 1 होगा। तो बोला है कि BOC कितना होगा, BOC कितना होगा। एक बात बताइए जरा मेरे भाई, ये स्ट्रेट लाइन एंगल कितना होता है? बोले सर 180 डिग्री का होता है कि नहीं, 180 डिग्री का, ठीक है। मतलब 4 और 1 5 का वैल्यू कितना, 180 डिग्री। तो सर 1 का वैल्यू कितना, तो 30 25 150 36 डिग्री। तो ये हमारा 36 डिग्री का है, और ये इसका 4 गुना, तो 4 गुना इसका हो गया। अच्छा यही ना मेरा उत्तर हो गया, यही तो हमसे पूछा है। एंगल BOC 36 डिग्री हो जाएगा। अगर ये हमसे पूछता तो भाई इसका 4 गुना या 180 में से 36 को घटा के उत्तर ले आते। बात आपको समझ में आया? ये हो जाता है आपका 144 डिग्री, 144 और 36 जोड़िए 180 डिग्री हो गया। बात समझ में आया? इतना सरल सवाल, क्योंकि लाइन एंड एंगल का सवाल, इतना सरल सवाल को लैंग्वेज से लिख दिया, तो थोड़ा सा तो परेशानी हुआ होगा या होगा ही। ऐसा सवाल बोलेगा तो देखो, इसी को कहते हैं बेसिक। बेस मजबूत है, आप खींच दीजिएगा। ज्योमेट्री में ना सीधा सीधा थ्योरम से सवाल डालता है, ठीक है। इधर उधर का बात आपको नहीं सोचना है, थ्योरम याद रखना है कि होता क्या है। जैसे ये सवाल थेल्स थ्योरम से सीधा है। कहता है कि पॉइंट M and N are on sides X, Y and XZ of a triangle XYZ respectively, such that MN parallel to YZ if XM equal to 4, MY equal to 3, XN equal to 6, then NZ equal to what। तो एक ट्रायंगल बनाओ जरा, और कैसे कैसे बोला है उसको जरा ठीक से लिखो। कहता है कि M जो है XY पे है, ठीक है। अब देखो इसको हम लिखें XY, इस पे क्या है, M पॉइंट है, ठीक है। M किस पे है, XY पे, और XZ पे कौन सा है, N, ठीक है। ये इस तरीका से है कि MN पैरेलल टू YZ, ये दोनों लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है।
तो भाई थेल्स थ्योरम यहाँ पे लगेगा, इधर का रेशियो इधर के बराबर होगा। अब देखो क्या क्या दिया है, XM 4 है, MY 3 है, XN 6 है, NZ हमसे पूछा है। तो सर थेल्स थ्योरम कहता क्या है, कहता है कि XM अपॉन MY इक्वल टू XN अपॉन NZ। अब देखो ये 4 वेरिएबल है, 3 का वैल्यू आपका दे रखा है, ठीक है। ध्यान से देखो सर, XM क्या है, 4 है, और ये 3 है, और ये 6 है, और ये हमारा NZ हमसे पूछा है। निकलेगा कि नहीं निकलेगा, अब बताइए, आसानी से निकलेगा कि नहीं निकलेगा, एकदम आसानी से निकलेगा। 2 से काट दीजिए, या इसको 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 से इसको काटो 1.5, और 3 डेढ़े 4.5, NZ का वैल्यू 4.5। हम ना देसी भाषा में कैलकुलेशन करते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे कि 3 डेढ़े 4.5, किनको किनको समझ में आया, बहुत लोग को हो सकता है कि समझ में नहीं आया होगा। मतलब 3 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.5 आएगा, और जो नहीं समझे वो इसको ऐसे समझ लीजिए, ये 3 है, ये 3 है, और इसको आप 15 मानिए, 15 तिया 45 है, एक अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, 4.5 आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ना आपको ध्यान देना होगा, जैसे कि 6 डेढ़े 9, 10 डेढ़े 15, ये चीज़ थोड़ा सा गांव घर गांव मोहल्ला में जो भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनसे मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है। रिलेशन तो सबसे बहुत अच्छा, लेकिन उनसे ये चीज़ 1.5 है 2.5 है जो पहले कैलकुलेशन होता था, और जब उनके साथ बैठते हैं तो इस सब पे बात होता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ संस्कार सीखने को मिलता है। उनके ज़माने में क्या था और आज क्या है, ये डिफरेंस क्या है, डिफरेंस गैप से क्या लॉस है, इस गैप से क्या लॉस है जो हम लोग कल्चर को भूलते जा रहे हैं। मतलब बहुत तरह का बात होता है, कभी बताएंगे फुर्सत में। तो ये चीज़ हम ना वहीं से सीखे हैं, ठीक है। खैर सवाल आपका थेल्स थ्योरम से और निहायत ही आसान था। रेशियो आपको याद रखना है, रेशियो आपको याद रखना है। 3-4 रिजल्ट बनता है, यहाँ से आपको थेल्स थ्योरम रट जाना है। कोर्स में डिटेल में बताएं। एक सवाल है, एक चीज़ हम देखे हैं कि चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, बैंक छोड़ के, चाहे एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, अभी ना एडवांस मैथ का पोर्शन को बढ़ा दिया गया है। अगर आप 20 सवाल 30 सवाल 30 क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में अगर आता है तो आप देखिएगा उसमें 10, 12, 13, 14 सवाल जो है आपका एडवांस पोर्शन से रहेगा। मतलब जो 4-5 चैप्टर है, एरिया है, वॉल्यूम है, ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, अलजेब्रा है, ट्रिगोनोमेट्री है, हाइट एंड डिस्टेंस है, इन्हीं सब से 12, 13, 14 सवाल आपका, मतलब 50% जो है इन्हीं 4-5 चैप्टर से आ जाता है सवाल, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है आपको। प्रैक्टिस का मतलब होता है कि सब कुछ देखना, सब कुछ सारे के सारे पहलू को ध्यान में लगाना कि क्या 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 कहाँ से सवाल आ रहा है, कैसा कैसा सवाल आ रहा है, ये तो हम लोग देख ही रहे भाई। किस किस चैप्टर का वेटेज ज़्यादा डाल रहा है उस पर जोर देना होगा। अगर वो कमज़ोर है तो उसको ठीक करना पड़ेगा, अगर वो ठीक है तो उसको प्रैक्टिस में रखिए। जो आपका कमज़ोर है उस पर जोर दीजिए, ठीक है। तो ये देखिए बहुत ही बेसिक सवाल है। कहता है कि चतुर्भुज MNOP की MN, NOOP और PM भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से निर्मित चतुर्भुज कैसा होता है। देखिए अगर आप ट्रायंगल्स के मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो जो फिगर बनेगा वो ट्रायंगल होगा। अगर आप क्वाड्रिलेटरल्स के मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो जो फिगर बनेगा वो क्वाड्रिलेटरल होगा। लेकिन नेचर में कैसा होगा ये चीज़ चेंज हो जाता है। अगर स्क्वायर क्या है, स्क्वायर भी एक चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है। स्क्वायर के सभी भुजाओं के मिड पॉइंट को आप मिला दीजिए तो जो फिगर बनेगा वो भी एक स्क्वायर होगा, वो भी एक वर्ग होगा। तो भाई क्वाड्रिलेटरल तो है लेकिन कैसा है, स्क्वायर है। अब कह रहा है कि एक आपका कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी 4 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र है, कोई भी हो, ठीक है, कोई भी, चाहे आयत हो,
वर्ग हो, समांतर चतुर्भुज हो, सम चतुर्भुज हो, किसी भी तरीका का एक फिगर है, ठीक है, चतुर्भुज है, ठीक है। इसका नाम दिया है MNOP। ये आपका M है, N है, O है और P है। अब इसके मिड पॉइंट को मिलाना है, सबका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट यहाँ है, इसका मिड पॉइंट यहाँ की, इसका मिड पॉइंट यहाँ और इसका मिड पॉइंट यहाँ, सबको मिलाइए। अब ये जो फिगर है इसका हम नाम दिए XYZ ने ABCD नाम देते हैं, ABCD। अब ABCD कैसा फिगर है? तो आप कहेंगे सर ABCD भी आपका क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन कौन सा टाइप का क्वाड्रिलेटरल है? अब देखो ऑप्शन देखो क्या दिया है, आ क्वाड्रिलेटरल बट नॉट ट्रेपेजियम। चतुर्भुज है लेकिन समलंब नहीं है। क्या ABCD समलंब है? नहीं है। समलंब चतुर्भुज कैसा होता है भाई? आमने, इसके सामने का दो भुजा पैरेलल होता है और दो भुजा पैरेलल नहीं होता है। पैरेललोग्राम एक समांतर चतुर्भुज है भाई। ये जो हमारा चतुर्भुज ABCD ये एक समांतर चतुर्भुज है। DC के पैरेलल है AB और CB के पैरेलल है DA। तो ऑप्शन नंबर B आपका क्या होगा? आंसर होगा। ये चीज़ आपको हम बताए हैं कोर्स में कि फिगर्स के मिड पॉइंट को मिलाने से किस टाइप का फिगर बनता है। इस पे 4-5 जो है पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। अगर स्क्वायर के मिड पॉइंट को मिला दे तो क्या बनेगा? स्क्वायर बनेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। बहुत बेसिक सवाल है, कैलकुलेशन नहीं करना है। GS के जैसा सवाल है, ये स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है, बेसिक सवाल है। जानकारी होगा तो इसका उत्तर। तो देखिए नंबर सिस्टम का सवाल है, थोड़ा सा ट्विस्ट है, बाकी बात आसान है। मतलब मुश्किल नहीं है, आसान है। हर सवाल को बोलिए आसान है और पढ़िए बढ़िया से। कहता है कि द रेशियो ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4:5। If 8 is subtracted from the numerator, the result is a fraction whose value is 4/5 times the value of the original fraction. Numerator of the original fraction is what? एक भिन्न के अंश और हर का अनुपात 4:5 है, ठीक है। यदि 8 को अंश में घटाया जाए तो परिणाम एक भिन्न है, ठीक है, बहुत अच्छा बात है। जिसका मान मूल भिन्न का 4/5 है, ये भी समझ गए। तो मूल भिन्न का अंश आपसे पूछा है। आप चाहे तो ऑप्शन का भी सहारा ले सकते हैं, लेकिन उसमें आपको जो है चारों ऑप्शन से गुजरना पड़ेगा, हो सकता है। लेकिन अगर आप बेसिक से जाएंगे तुरंत सॉल्व हो जाएगा। कैलकुलेशन दोनों में सेम पड़ेगा। तो भाई जो फ्रैक्शन है उसका अंश और हर का रेशियो दे दिया है। तो मान लेते हैं ये मेरा फ्रैक्शन 4x और 5x है, यही मेरा भिन्न है ओरिजिनल। अब कहता है कि अंश में हमको 8 घटाना है, तो भाई 4x में हम 8 घटा दिए, ठीक है, सिर्फ अंश में घटाना है। तो ये बराबर किसका हो जाता है? ओरिजिनल भिन्न का 4/5। तो भाई ओरिजिनल भिन्न यही है ना, 4/5x और इसका 4/5 हो जाता है। इधर में x से x आपका उड़ जाएगा, ये हो जाएगा 4 चौके 16 और ये 5 बचे 25 बराबर 4x माइनस 8/5x, यही हो जाएगा। अब आपको यहाँ से x का वैल्यू निकालना है। तो 25 चौके 100 x माइनस 25 अठे 200, ठीक है, 25 अठे 200 बराबर 16 पच्चे 80x। तो यहाँ पे 20x बराबर 200। आप समझ गए x बराबर कितना? 10 आया। अगर x मेरा 10 है तो हमसे न्यूमरेटर पूछा है, तो ये फ्रैक्शन मेरा क्या हो जाएगा? 40/50, मतलब न्यूमरेटर मेरा 40 है। ऑप्शन नंबर मेरा A उत्तर हो जाएगा। अगर ऑप्शन से जाते तो ऑप्शन से भी हो जाता। 4:5 है, 4 का वैल्यू अगर 40 है तो सर 5 का वैल्यू कितना? 50 हो जाएगा। अगर 4 बराबर 40 है तो 1 बराबर 10, 5 बराबर 50। इसको भी लेके हम कर सकते थे। ये पहला ही ऑप्शन में दिया था, अगर ये इधर देता
तो फिर सबको चेक करना पड़ता, इसीलिए हम ऑप्शन को बदलते नहीं हैं, जैसा दिया है वैसा रख देते हैं। सही प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सवाल कहता है कि सेक 1 डिग्री अपॉन कोसेक 89 डिग्री प्लस कोसेक 1 डिग्री बट्टा सेक 89 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सवाल है, 90 होगा, ऊपर नीचे 90 बनेगा, वैल्यू 1 रहेगा। तो देखो 89 और 1, 90 मतलब सेक 1 डिग्री बट्टा कोसेक 89 डिग्री कितना बन जाएगा सर, 1 बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी है 89 और 1 और 89, 90, यहाँ भी 1 बन जाएगा, 1 और 1 सीधा इस सवाल का उत्तर 2 हो जाएगा। अब ये सवाल आपके लिए है, ये सवाल आपके लिए है, आपके लिए है, ठीक है। कहता है कि इफ़ 55.08 बट्टा x बराबर 3.672 है तो x का वैल्यू बता दीजिए। इसका उत्तर आप कमेंट में दीजिए, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। सिंप्लीफिकेशन का छोटा सा सवाल है, लेकिन कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, ठीक है। इसका उत्तर आप दीजिए। तो ये था आपका आज का प्रैक्टिस सेशन। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। वीडियो को थोड़ा शेयर मार देना भाई, थोड़ा क्या पूरा शेयर मार देना। प्रैक्टिस सेशन में ना एफर्ट लगता है, मेहनत लगता है, सवाल को छांटना, बढ़िया बढ़िया सवाल को, सब कुछ में टाइम लगता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, टाइम मेरा लगता है, मेहनत मेरा लगता है, लेकिन आपको अगर अच्छा लगता है तो शेयर मार देना इसको। जितना भी आपके पास ग्रुप होगा सबको शेयर मार देना। और किसी भी तरीका का कोर्स की आवश्यकता हो, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। अगर मैथ के रिगार्डिंग अगर हमसे बात करना हो तो अभिषेक सर से आप मेरा नंबर ले लीजिए और आप हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।